हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नेहल वर्चुअल स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग घर पर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, और फिर उसके बाद में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से। ओके, तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन जो रहने वाला है वो रहेगा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को लेकर। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग बेसिकली यही बताया जाता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, मतलब व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू यंग वंस, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म यंग वंस को बर्थ देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई। रिप्रोडक्शन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये दो ही वर्ड से मिलके बनता है, दैट इज री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, अगेन टू प्रोड्यूस। ओके, तो टू प्रोड्यूस अगेन रिप्रोडक्शन। अगर आप रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो तरह का रिप्रोडक्शन बताया जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो दो तरह का रिप्रोडक्शन बताया जाता है। एक बताया जाता है ए सेक्सुअल और एक बताया जाता है सेक्सुअल। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ए यानी एब्सेंट, और सेक्सुअल का मतलब होता है गैमेट्स। मतलब बेसिकली हम ये कहेंगे इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेशन होगा, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेशन। सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं इधर मेल और फीमेल, या तो मेल पेरेंट बर्थ देगा प्रोजेनी को या फीमेल पेरेंट बर्थ देगी प्रोजेनी को, यानी कहने का मतलब है सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेशन होगा। सेक्सुअल में बोथ पेरेंट पार्टिसिपेशन होगा। मतलब दोनों मेल और फीमेल होंगे तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम तभी कहते हैं जब दोनों पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है। अब एक बार डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। हम ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में भी हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और उसके बेसिस पे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चूंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस देखते हैं हम। एक तरफ हमारे पास में है ए सेक्सुअल और एक तरफ हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें पहला होगा सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेशन, इसमें हम लिखेंगे बोथ पेरेंट पार्टिसिपेशन। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब ए सेक्सुअल में मेल और फीमेल गैमेट का कोई फ्यूजन वाली बात नहीं आती।
मतलब जब भी आप कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ है। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा हम बात करते हैं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ है, तब जाके आगे प्रोजेनी आई है, मतलब जाइगोट, एम्ब्रियो एंड देन जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म है। इसमें ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आपको केवल और केवल माइटोसिस देखने को मिलेगा। माइटोसिस वो सेल डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट से प्रोजेनी में सेम रहते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, क्योंकि गैमेट एक हैप्लॉइड सेल होती है और पेरेंट अगर डिप्लॉइड है और वो गैमेट बनाना चाह रहा है तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि पेरेंट हैप्लॉइड है और उसे गैमेट भी हैप्लॉइड ही बनाना होगा तो वहां पर माइटोसिस होगा। तो जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल में हमेशा मियोसिस ही होगा, सेक्सुअल में माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि पेरेंट का प्लॉइडी लेवल क्या है। तो बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस टेक प्लेस। देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर सिंगल पेरेंट का पार्टिसिपेशन है तो जो प्रोजेनी है उसमें सारे के सारे कैरेक्टर उसी सिंगल पेरेंट के आएंगे, यानी वो प्रोजेनी 100% आइडेंटिकल होगी किसके, अपने पेरेंट के। द प्रोजेनी विल बी 100% आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। तो ऐसे में उस प्रोजेनी को हम बोलेंगे क्लोन। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो आप ये कहेंगे कि वहां पर मेल के जो कैरेक्टर्स हैं और फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो जो प्रोजेनी है उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर आएंगे, यानी कि एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। इट मीन्स वेरिएशंस विल बी देयर। तो इसमें वेरिएशंस है, इसमें वेरिएशंस नहीं है। तो नो वेरिएशन, वेरिएशंस आर प्रेजेंट। इसमें प्रोजेनी जो है वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, बिल्कुल एज इट इज। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोन्स। यहां पे नहीं होगा ऐसा, प्रोजेनी विल नॉट बी आइडेंटिकल, इसमें आइडेंटिकल नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो माइटोसिस हो गया, वेरिएशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ओव्यूलेशन के लिए। एसेक्सुअल का कोई रोल नहीं होता ओव्यूलेशन में, इस ओव्यूलेशन नहीं, इवोल्यूशन में, सॉरी। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। तो जो बेसिकली चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने आसपास आज तक जितने भी चेंज देखे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है या अर्थ पर जितना भी इवोल्यूशन हुआ है, तो उसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि एसेक्सुअल में तो चेंज ही नहीं आ रहा है और हम इवोल्यूशन में बात ही चेंज की कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। और एक लास्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं। ये फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें रिप्रोडक्शन का जो तरीका है या जो वे है, जो रेट है, वो थोड़ी सी फास्ट है। इसमें
फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड करती है तो एक बैक्टीरियल सेल 20 मिनट में डिवाइड कर लेती है, 20 मिनट में, तो वो फास्टेस्ट है। और इसमें डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। डन। अब अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूँ तो इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। जब आप बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करते हैं तो दो तरह के ऑर्गन हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन करता है। जो गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। या सिंपल सी बात है, जो सीधा सीधा मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बनाएगा वो प्राइमरी है। इसके अलावा जो उसके इजैक्यूलेशन में, जो उसके ट्रांसपोर्ट में, जो उसको न्यूट्रिशन देने में, जो उसके फ्यूजन करने में, सभी में हेल्प करता है, बनाने में नहीं। बनाने के अलावा सभी कामों में जो हेल्प करता है वो हमारे पास में क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। अगर आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो जो सीधा सीधा गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है वो प्राइमरी है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, इन मेल्स इट इज टेस्टिस, इन फीमेल्स ओवरी। मेल्स में जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल्स में ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। एंड अदर देन दिस accessory ducts एंड ग्लैंड्स, ये सारी की सारी किस में आती है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आती है। वो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है मेल में और कौन कौन सी होती है फीमेल में। ओके चलिए, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया और एक हमारे पास में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे। अब आता है हमारे पास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी सिस्टम की बात अगर मैं करूँ, डाइजेस्टिव की बात करूँ या एक्सक्रीटरी की बात करूँ या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ या नर्वस सिस्टम की बात करूँ या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमें उस सिस्टम को पढ़ने से पहले उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड किए जाते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? नाम हमारे पास, पहले नाम पढ़ेंगे हम कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसमें, स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास में नाम है, क्या क्या है? टेस्टिस है, स्क्रोटम है, वास डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है। ये सारे हमारे पास में वो नाम है जो हमें
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने हैं। चलिए देखिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ पहले। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारे पास में डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला नाम स्क्रोटम है। स्क्रोटम वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस से एक ट्यूब निकल रही है, ये देखो ऊपर की ओर जा रही है, इसका नाम है वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस यहाँ पे जा रही है यूरिनरी ब्लैडर के इधर से। तो यूरिनरी ब्लैडर के बेस में देखोगे आप, ये वाली जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट है, और ये डिस्टल पीछे की तरफ जो है ये सेमाइनल वेसिकल है। प्रोस्टेट ग्लैंड आगे जा रही है, ये खुल रही है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से जा रही है पेनिस में। एक ग्लैंड यहाँ पर और होती है जिसका नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, यहाँ पर उसे हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। तो ये हमारे पास में नाम है। तो ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इसका दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यह भी हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, वास डेफरेंस हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, काउपर्स ग्लैंड हो गया और पेनिस हो गया, ठीक है। चलो अब हमारी बात होगी, शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले टेस्टिस से। अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो पहली चीज तो हमें क्लियर है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। राउंड शेप है, प्रेजेंट बिलो एंड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। बताता हूँ अभी क्या मतलब है इसका। इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। देखिए, एब्डोमिनल कैविटी, ये स्टमक वाला जो रीजन होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। चेस्ट वाले रीजन को हम थोरेसिक कहते हैं, और नीचे ये जो हिप वाला एरिया होता है इसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बिलो एब्डोमिनल कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की ओर और बाहर की ओर आउटसाइड, तो बिलो एंड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है पूरा। ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। 2 इन नंबर है, ठीक है। विड्थ और लेंथ दे रखी है बुक में अपने। तो लेंथ तो दे रखी है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये अपनी बुक में गिवन है, तो जो बुक में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ हमें गिवन है। अब बात ये आती है कि टेस्टिस स्क्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्यों है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्क्रोटम होता है ये क्या करता है, टेस्टिस को जब मतलब टेस्टिस जब स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होगा तो जो ओवरऑल टेम्परेचर है बॉडी का उससे थोड़ा सा टेम्परेचर अंदर कम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपका जनरल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्क्रोटम जो है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो स्क्रोटम प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उससे 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ये प्रोवाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्रोटम प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेस देन बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्यों चाहिए, बिकॉज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो कम चाहिए होता है ना, वो कम टेम्परेचर चाहिए होता है। बॉडी टेम्परेचर पे वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसके लिए स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। अगर आप स्क्रोटम की बात करेंगे तो टेस्टिस अटैच टू
wall of scrotal sac with the help of elastic fibers known as गुबर्निकुलम। गुबर्निकुलम की हेल्प से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये स्क्रोटम है और ये टेस्टिस ऐसे है, तो टेस्टिस इसकी वॉल से किसके थ्रू जुड़ा हुआ होगा? गुबर्निकुलम के थ्रू जुड़ा होगा। किसके थ्रू जुड़ा होगा? गुबर्निकुलम के थ्रू जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डन। ओके, तो टेस्टिस अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक फाइबर नोन एज गुबर्निकुलम। यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? मतलब फीटस की स्टेज में होता है जब लड़का एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उस समय जो टेस्टिस है उसका फॉर्मेशन होता है एब्डोमिन के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, पर एब्डोमिनल कैविटी से आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ होने से पहले पहले जो टेस्टिस है उसे नीचे भेज दिया जाता है। कहाँ पर? स्क्रोटम के अंदर। तो ये जो चीज होती है वो कौन करता है? तो ये ध्यान रखना। विचार further descend into scrotum with the help of inguinal canal। जो इंग्यूनाइल कैनाल है, ये कैनाल होती है जिसका नाम है इंग्यूनाइल कैनाल, उसकी हेल्प से टेस्टिस को डिसेंड कर दिया जाता है, यानी रख दिया जाता है। कहाँ पर? फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक में भेज दिया जाता है। इंग्यूनाइल कैनाल की हेल्प से भेजा जाता है, ये याद रखना। एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड पासेस थ्रू इंग्यूनाइल कैनाल। एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, पासेस थ्रू इंग्यूनाइल कैनाल। Spermatic cord is a connection between abdominal cavity and connection between abdominal cavity and scrotal sac। ये याद रखना। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ। ठीक है, ओके। तो स्क्रोटल सैक और एब्डोमिनल कैविटी का जो कनेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब मान लीजिए किसी रीजन से हमने ये कहा कि भाई एब्डोमिन से स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आ गए हैं इंग्यूनाइल कैनाल की हेल्प से। इफ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से ऐसा होता है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड नहीं हो पाए, है ना, testis failed to descend into scrotal sac, is called, or such condition leads to that leads to infertility। तो ये ध्यान रखना कि एक
अगर मान लीजिए टेस्टिस नहीं आ पाते हैं स्क्रॉटल सैक में, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? क्रिप्टोरकाइडिज्म कहलाती है। और ऐसे मेल जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, मतलब वो फर्टिलाइजेशन करने के लायक नहीं रहते हैं। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। डन। अब अगर आप स्क्रॉटल सैक की बात करते हैं, स्क्रॉटम की बात करते हैं, तो स्क्रॉटम इज कवर्ड इंटरनली बाय diatos muscle, cremaster muscle and spermatic fascia. अगर आप स्क्रोटम की बात करते हैं तो वो इंटरनली किससे कवर्ड होती है? डायटोस मसल से, क्रीमेस्टर मसल से और स्पर्मेटिक फेसिया से। यानी अगर आप स्क्रोटम की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्क्रोटम है पाउच लाइक, ठीक है, ये पाउच लाइक स्क्रोटम है, तो इसमें भी अलग अलग लेयर होगी। मैं बताता हूँ आपको। ये अलग अलग लेयर है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्क्रोटम है मान लीजिए, तो स्क्रोटम की जो इनर लेयर होगी वो होगी सबसे पहले स्पर्मेटिक फेसिया। स्पर्मेटिक फेसिया ये भी आउटर एक्सटर्नल हो सकती है, एक्सटर्नल है मान लीजिए। फिर आती है आपके पास में ये वाली क्रीमेस्टर मसल, नहीं सॉरी डायटोस मसल, डायटोस मसल। उसके अंदर आती है आपके पास में क्रीमेस्टर मसल। इसके अंदर एक और होती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। ये होती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। तो ये अलग अलग है। तो स्क्रोटम इज कवर्ड इंटरनली बाय डायटोस मसल, क्रीमेस्टर मसल एंड स्पर्मेटिक फेसिया। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि जो क्रीमेस्टर मसल है और डायटोस, इसका काम क्या होता है, तो क्रीमेस्टर मसल जो है हेल्प्स टू लिफ्ट अप टेस्टिस। टेस्टिस को लिफ्ट अप करने में काम आते हैं क्रीमेस्टर मसल। और अगर आप डायटोस की बात करते हैं तो डायटोस मसल जो है वो ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड समर सीजन विंटर और समर सीजन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों? क्योंकि विंटर और समर सीजन में बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है। बाहर का टेम्परेचर चेंज होने से थोड़ा बहुत फर्क आपकी बॉडी पे पड़ता है, और जब थोड़ा बहुत आपकी बॉडी पे फर्क पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बॉडी का टेम्परेचर कम है और फिर स्क्रोटम ने और कम कर दिया तो स्पर्म प्रोडक्शन फिर भी नहीं होगा। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया और स्क्रोटम ने फिर उस बॉडी टेम्परेचर का 2-2.5 डिग्री कम किया तो भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। तो डायटोस मसल जो है वो ड्यूरिंग विंटर और समर सीजन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम देखेंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें थी। गुबर्निकुलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में हमारी बात हो गई, इंग्यूनाइल कैनाल के बारे में बात हो गई, क्रिप्टोरकाइडिज्म हो गया, स्क्रोटम में क्रीमेस्टर और डायटोस मसल होती है, ये भी हमने बात कर ली, और अंदर एक स्पर्मेटिक फेसिया भी होता है। तो इनका फर्दर जो बात होगी और आगे का जो डिस्कशन है जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, है ना। बिल्कुल। तो स्पर्म का अब फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या चीज़ होंगी, वो भी हम बात करेंगे। एंड अब जो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा रहने वाला है
वो रहने वाला है अबाउट दी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्क्रोटम, सॉरी टेस्टिस। टेस्टिस के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें जानना है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या जानना होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। चलिए, तो एलएस ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं। अब हम लॉन्गिट्यूडनल करने वाले हैं टेस्टिस का कि इंटरनली टेस्टिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम टेस्टिस की बात करें तो इंटरनली इट इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्स। ये इंटरनली कितनी लेयर से कवर होता है, 3 लेयर से कवर्ड होता है। इंटरनली में 3 लेयर कौन कौन सी है पहले हम वो बात करते हैं। या टेस्टिस की बात करें तो इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स हम लिख सकते हैं, इंटरनली नहीं लिखे तो। पहला है हमारे पास में ट्यूनिका वेजिनलिस, दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेजिनलिस है, एल्बुजिनिया है और वेस्कुलोसा है। ये 3 लेयर हमारे पास में है टेस्टिस में। ट्यूनिका वेजिनलिस है, आउटर कवरिंग हो गई है हमारे पास में, ये मिडल हो गई, और सबसे इनर मोस्ट हो गई हमारे पास में ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अगर आप जैसे टेस्टिस का डायग्राम एलएस ड्रॉ करें तो ये कुछ इस हिसाब से आएगा। डायग्राम पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, पर एक बार मैं आपको बना के भी बता देता हूँ। ये मान लीजिए 3 लेयर है, ऐसे 3 लेयर है। अंदर की ओर कंपार्टमेंट होता है ऐसे इस तरीके से, पूरा बटा हुआ है अंदर से। तो इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। इंटरनली टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। इंटरनली अगर आप बात करेंगे तो टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कितने होते हैं हमारे पास में, लगभग 200 से 250। कितने होते हैं, 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब जैसे एक डायग्राम मैं बताता हूँ आपको, उससे आपको क्लियर होगा। ये जैसे ये एक टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम है। अगर आप थोड़ा सा इसको देख पा रहे हैं तो इसमें हमने एक ही लेयर यहाँ पे बताई है, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है ना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमने बताई है। आउटर में अगर आप बात करेंगे तो ट्यूनिका हमारे पास में वेजिनलिस हो जाएगी, और सबसे इनर में अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग, ये अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कंपार्टमेंट्स आपके पास में 200 से 250 हो सकते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये हमारे पास में लेबलिंग हो गई डायग्राम की। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गई।
हर लोब्यूल के अंदर आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल मिलेगी, 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल मिलेगी। टिब्यूल प्रेजेंट होती है अंदर, ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स भी होती हैं ये, और कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसे हम बोलते हैं लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ईच टेस्टिकुलर lobule consist of 1 to 3 seminiferous tubule and cells, and some cells are also present in the interstitial space that is called interstitial cell और लेडिक सेल, जिसे या तो हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं या क्या कहते हैं, लेडिक सेल कहते हैं, है ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप देखेंगे ना तो लेडिक सेल जो है वो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। आप इसे एंड्रोजन कहें या टेस्टोस्टेरोन कहें, टेस्टोस्टेरोन। तो हम छोटी क्लासेस तक तो यही पढ़ते आए हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में सिक्रीट होता है, लेकिन करता कौन है? तो ये बात अभी हमें क्लियर है कि भाई टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो कौन करता है, लेडिक सेल्स करती है ना। इंटरस्टिशियल सेल जिसका नाम है वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है। अगर आप सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात करेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल वो टिब्यूल है जहां पे स्पर्म फॉर्मेशन होगा, इन विच स्पर्म फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब बात यही है कि कैसे होगा इस टिब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सेमिनिफेरस टिब्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वो तब पता चलेगा जब हमें सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर बताओ। अगर हमें ये पता है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल बेसिकली है क्या, तो हम बता पाएंगे कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका भी टीएस काटा जाता है। जैसे ये टिब्यूल है, ट्यूब है ना, तो इसका टीएस काटोगे तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, राउंड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, राउंड। तो अगर आप सेमिनिफेरस टिब्यूल का कट सेक्शन करते हैं, टीएस निकालते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राउंड। ऐसा ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब हम टीएस निकालेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल का, कि टीएस ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल का, जैसे ये है, ये टीएस निकलवा रखा हमने। सेमिनिफेरस टिब्यूल का टीएस कैसा होता है, किस तरीके से होता है, ये हम इसमें दिखाएंगे। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में किस तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो हम उसका टीएस काटेंगे। तो ये टीएस ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल की इनर लाइनिंग जो होती है वो जर्माइनल एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जर्माइनल एपिथेलियम की बनी होती है।
ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये फ्लैट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, स्क्वेमस एपिथेलियम है। चूंकि जर्म सेल्स हैं इसमें, जर्म सेल्स की बनी हुई, जर्म सेल्स मतलब जो आगे जाके स्पर्म बनाएगी, इसलिए इसे जर्माइनल एपिथेलियम भी कहते हैं। और ये बीच में कुछ कॉलमनार सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? कॉलमनार सेल्स हैं। इन कॉलमनार सेल्स को भी नाम दिया जाता है और वो नाम होता है सर्टोलाई सेल या सस्टेनिक्यूलर सेल। सेल्स और नर्स सेल, 3 नाम दिए जाते हैं। उसका कारण ये है, नर्स हमने इसलिए नाम दे दिया इसे क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। आज स्पर्म बनने के लिए इतनी बड़ी वो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो न्यूट्रिशन चाहिएगा। तो जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, वो कौन होगी? न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, वो होगी नर्स सेल। तो ये नर्स सेल जो होती है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए, अब यहां पे हमारे पास में कॉलमनार सेल, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये हमारे पास में स्क्वेमस एपिथेलियम है, पिच की हुई सेल्स है, जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं इसको, जर्म सेल्स बोलते हैं। ये जर्म सेल आगे से आगे स्ट्रक्चर बनाती रहेगी, कहीं पे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं। अलग अलग नाम होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होगा, मतलब ये जर्म सेल है तो कोई एक स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा, कोई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, कोई सेकेंडरी बन जाएगा, स्पर्मेटिड बन जाएंगे, और फिर लास्ट में कोई स्पर्म बन जाएगा। ये हमारे पास में टीएस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है। तो इसमें एक तो स्क्वेमस एपिथेलियम है, कॉलमनार एपिथेलियम है। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो जर्म सेल्स का, जो आगे जाके स्पर्म बनाएगी। ये जर्माइनल एपिथेलियम की जो जर्म सेल है ना, यही आगे जाके क्या बनाएगी? स्पर्म्स बनाएगी। तो ये चीज हमारे पास में थी। तो टीएस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी हम लोगों ने देखा। अब टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर और किस तरीके से होगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसे आगे स्पर्म को पहुंचाएगी, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से टीएस या जो एलएस हमने बनाया है टेस्टिस का, ये कैसे कंप्लीट होगा। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।